नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जो क्राइसिस मैनेजर की तो एक अपनी चमकदार छवि रखते ही हैं, और उसके साथ ही एक ऐसे राजनेता भी हैं जिनके पास राजनीति की पेचीदा टेढ़ी मेढ़ी गलियों में बहुत दूर तक चलने का न सिर्फ अनुभव है, बल्कि उस अनुभव से आगे भविष्य के लिए उनकी संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं, उज्जवल हैं। एक सीनियर चुनावी प्रबंधन के मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि मैं राष्ट्रीय स्तर के एक एक्सपोनेंट पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी बात कहूँगा। तो चलिए सीधे मुलाकात करते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। प्रणाम जी डॉक्टर साहब, चूँकि राष्ट्रीय राजनीति आपका प्रिय विषय रहा है और इस समय राष्ट्रीय राजनीति का जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष लेकर संसद से लेकर सड़क तक खड़ा है, पदयात्रा तक बिहार में शुरू हो गई है, वो मुद्दा है वोट चोरी का, कि बीजेपी वोट चोरवा पार्टी है। वोट कटवा तो हमने सुना था, लेकिन ये वोट चोरवा पार्टी का जो आरोप इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था ये एफिडेविट नहीं देंगे। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, लोकसभा के परिणाम आए थे तो बहुत उछल रहे थे और कह रहे थे कि हमने मोदी को हरा दिया, 99 हो गए हम, 40 से 99 हो गए, 45 से। तब वोट चोरी नहीं थी। अब याद आया, इसके पहले ईवीएम को हैक कर लिया ऐसा कहते थे। थोड़ा सा ज्ञान अगर इनमें होता आदरणीय राहुल जी में, तो इनको ये समझ में आती कि जो ईवीएम हैक कर सकते हैं वो वोट चोरी क्यों करेंगे जी। इसका मतलब आप दोनों ही जगह गलत हो ना। ये दरअसल राहुल गांधी जी का प्लान कुछ और था, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार कर्नाटक से शुरू किया। वो ये बचाना चाहते हैं वो जो फर्जी नाम कट रहे हैं रोहिंग्याओं के। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है आदिकाल से आज तक, और इसलिए ये उन्होंने बोर्ड का मुद्दा कर्नाटक से उठाया और घुस गए बिहार में। बिहार चुनाव सर पे। आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया कि जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश। भ्रम अगर पैदा हो जाए डॉक्टर साहब, मैं नहीं कहता कि इस मसले से कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ये वक्त बताएगा कि जनता उस पर क्या राय रखती है, लेकिन कोई भी भ्रम अगर पैदा हो जाता है तो उसका निवारण करना कठिन होता है। अगर एक राय बना दी जाती है, भले ही वो सच्ची ना हो, तो वो उस राय को लेकर तोड़ना बहुत कठिन होता है। आपकी पार्टी की यानी बीजेपी की जो इस पर रणनीति है, क्योंकि देश अभी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारे अगल बगल तो बैठे ही हैं हमारे दो प्रतिद्वंद्वी देश, इधर अमेरिका का टैरिफ का कारण है। क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि विपक्ष और अधिक हमलावर होने की कोशिश कर रहा है? आप इसका बैकग्राउंड देख लो आप तो पीछे जी। राहुल गांधी जी का जब जब बाहर से इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, वैसे ही ये अंदर शुरू होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, या जब चीन से इस तरह की बात आई थी। आप देखो अभी अमेरिका ने टैरिफ वाली बात की, राहुल गांधी अंदर से दूसरा मुद्दा लेके शुरू हो गए। अब अपन भारत को हटाने थोड़ी देर, अब अमेरिका की ये स्थिति आप देखिए कि जब पाकिस्तान में इमरान की सरकार थी, वो जैसे ही चीन के नज़दीक आया, उन्होंने बाहर से अस्थिरता की और अंदर से अस्थिरता पैदा करके उनको हटा दिया और अपनी सरकार अमेरिका ने बनवाई। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी भारत के करीब आई, उन्होंने आंतरिक कलह पैदा किया और उनको पदच्युत कर दिया और आज वो देश छोड़ के जाना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति उसकी अब भारत को कमजोर करने की है। और ये जो अंदर की ताकतें हैं, जो अंदर से हिलाना डुलाना चाहती हैं, वो उनमें से एक पार्ट ये विपक्ष का रोग भी रोल अदा करते हैं, और हर बार इनने ऐसा ही किया है। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, आप देखिए उसके बाद में वही भाषा राहुल गांधी ने बोली जो पाकिस्तान बोल रहा था, वही भाषा सेम राहुल गांधी ने। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है,
चतुर्मुखी प्रगति कर रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया। आज जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारी युद्ध कौशल का भी लोहा पूरे विश्व ने माना। आज हमारे मोदी जी के लिए मध्यस्थता करने के लिए हर जगह से आवाज़ उठती है। आपने भी देखा होगा, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे गाजा पट्टी वाला हमारा युद्ध रहा हो, इजराइल का, हर जगह मोदी जी की अपनी एक साख है। लेकिन ये साख को बट्टा कैसे लगे, इसके लिए जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब देश को आलोचना करते हैं। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी चैलेंजेस आते हैं देश के सामने या बीजेपी के सामने, तो उस समय तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर राहुल गांधी एक एजेंडा सेट करके बीजेपी के खिलाफ सामने आते हैं? ये बीजेपी के खिलाफ आए तो समझ में आता है, ये मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आता है। संघ एक बड़ा गाइडिंग फोर्स है बीजेपी के लिए, और दोनों ही विचार भाव की दृष्टि से पिता पुत्र कह लीजिए या माता पुत्र के संबंध कह लीजिए, कुछ उस तरह का भाव है दोनों का। क्या आपको लगा कि बीच में संघ के साथ कुछ जो चीज़ें थी, नड्डा साहब का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें ज़रूरत नहीं, हालांकि उन्होंने कहा उसको ठीक तरीके से समझा नहीं गया। संघ और बीजेपी के रिश्ते, इसे कैसे देखते? हमारी मातृ संस्था है जी, और हम उनके संस्कार लेते हैं और वही संस्कार आज पार्टी को इस ऊंचाई पे ले जाते हैं और इकट्ठा रखती है, मजबूती से बंधे रहते हैं। संघ कभी भी राजनीति के अंदर, शरद जी, मैं लगभग 30 साल के आसपास विधायक रहा, 16 साल के लगभग मंत्री रहा, मैंने कभी नहीं देखा कभी कोई सीधा काम उन्होंने बताया हो। वो तो ईमानदारी से राष्ट्रभक्ति का भाव लेके जनमानस की सेवा करना, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारे सनातन को मजबूत करना, ये मूल भाव है उनका, और उसी दिशा में काम करते चले जाते हैं। वो दाएं बाएं भी नहीं देखते। अभी हम कुछ समय पहले हमने बात की सत्यनारायण सत्तत जी से, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं। निश्चित। उन्होंने कहा प्रवाह और प्रवृत्ति में बड़ा अंतर होता है। प्रवृत्ति एक भाव होती है व्यक्ति के भीतर का, बीजेपी से मैं जुड़ा हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं प्रवृत्ति से बीजेपी वादी हूँ या कांग्रेस वादी हूँ। लेकिन प्रवाह वो रहता है जिसमें एक रेला आता है, पानी का प्रवाह आया और आप बह के एक इस तरफ से उधर चले आए। ये इशारा उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों के लिए किया। संघ अब ये मान रहा है, जो अंदर खाने की खबरें हैं, कि इट इज़ इनफ, अब बहुत हो गया, अब रोकिए इसको। दक्षिण के राज्यों में जहां आपको आवश्यकता हो सकती है वहां दल बदल के लिए आप आगे जा सकते हैं, ऐसा उनका अभिमत है। जैसा आपने कहा, मैं सहमत हूँ। वो हस्तक्षेप नहीं करते, वो बिना थोपे एक परामर्श दे देते हैं कि अब बहुत हुआ, अब आप खाटी बीजेपी के लोगों को देखिए, समझिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी कतार है, 10 करोड़ से ज़्यादा तो हमारे यहाँ ही बैठे हैं। आप बाहर से मेहमान ले आएंगे तो कैसे समायोजन करेंगे? नहीं, ये पार्टी ने तय कर लिया था जब लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे संयोजक बनाया गया था जी, इसका। जी। उस समय बड़ी संख्या में हमने पार्टी के अंदर लोगों को शामिल भी किया था और काफ़ी बड़े नेता कांग्रेस के आए भी थे, लेकिन उसी समय इसे समाप्त कर दिया गया था, शामिल करने की प्रक्रिया को। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर तो पर्याप्त हो गया है। ये आपका स्टेटमेंट मैं मान रहा हूं, क्योंकि आप उन नेताओं में हैं हाँ, जो इस अभियान के मुख्य प्रणेता माने गए मध्य प्रदेश संयोजक में। था मैं उसका जी। पर ठीक है, अब तो जो आ गए हैं वो सब समरस होकर काम में लगे। तो मैं आपके एक प्रिय वाक्य को कोट कर रहा हूं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। निश्चित निश्चित। जी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। समस्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बहुत सुंदर बात है। 2028 के लिए आप कैसी संभावनाएं देखते हैं? उस रण में आप फिर उतरेंगे और शुभकामनाएं हैं आपको। जी। देखिए, जितने प्रवासी हमारे मुख्यमंत्री हैं
चरैवेती बिल्कुल अंगीकार है। आप देखिए आदरणीय मोहन यादव जी, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन वो प्रवास में नहीं रहते। ये जो भाव है ना, ये हमें संग से ही आते हैं प्रवासी रहना, और वो उनके अंदर बिल्कुल अंदर तक है। लगातार प्रवास करना और सर्वांगीण सोच रखना और सबको लेके चलना, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करना, ये कुछ उनकी अच्छी चीज़ें हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाला कल भी हमारा सुनहरा ही है। 2028 में आप फिर सरकार बनाने का दावा? निश्चित। देखिए, कांग्रेस जी नीचे धरातल पे लगभग समाप्त प्राय है, और कांग्रेस में कभी बातें हमेशा बूथ की जाती हैं, पोलिंग की जाती हैं, काम कभी नहीं किया जाता। आप पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप। ये अपने ऊपर में ही इतने उलझे रहते हैं। तो ये स्वभाव से पार्टी गुटबाजी, इसका जो निर्माण हुआ है गुटों के आधार पर हुआ है, संगठन के आधार पर नहीं हुआ। इतना खिंचाव रहता है गुटों में भी, और यहाँ भाजपा में शुद्ध सात्विक प्रेम इनके काम का आधार है। आप जितनी गहराई में उतरते जाएंगे, आपको भाजपा के अंदर एकदम फिल्टर सा आता चला जाएगा, एकदम शुद्धता आती चली जाएगी जितनी आप गहरे में जाओगे आप। और इसमें आप जैसे गहरे जाओगे, खोखलापन उथलापन आता जाएगा, चाल फरेब आती जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अब 28 में मुझे नहीं लगता कहीं दिखेगी आपको। युवा नेतृत्व है कांग्रेस के पास, ये दावा किया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, ये कोई हमारे युवाओं से बड़े थोड़ी हैं जी, हमारे युवाओं से छोटे थोड़ी हैं। मोहन यादव जी हमारे पास नेतृत्व युवा है एकदम। हेमंत खंडेलवाल जी भी है ना जी, हेमंत खंडेलवाल जी के लिए भी यही कहा जा सकता है। दोनों ही युवा हैं हमारे पास। हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और मुख्यमंत्री मोहन, दोनों युवा हैं। दोनों की क्षमता है, दोनों के पास अनुभव है। खंडेलवाल जी के पास भी है, मोहन यादव जी के पास भी है। एक जो बात बार बार ये भी उठती है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी जब भी बैकफुट पे उसको धकेला जाता है या वो आती है बैकफुट पे, तो धर्म का इशू बहुत बड़ा कर देती है और सामने रख कर चली जाती है कि ये देखिए साहब, ये हो रहा है, सनातन संकट में है, सनातन पर चोट हो रही है, धर्मांतरण। एक बात बताऊं, सनातन का विषय ले लो आप। सनातन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। सनातन का विषय ईडी गठबंधन के एक गठबंधन वाले ने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है। ये भाजपा तो कहीं नहीं थी। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर राहुल गांधी ने उठाया, भाजपा ने नहीं उठाया। अगर हम इसका प्रतिकार करते हैं तो हम हिंदीवादी हो गए, और वो अगर उसकी बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो रोहिंग्याओं की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर जो घुसपैठी आ गए करोड़ों के अंदर, उनकी बात अगर वो करें तो वो सही है, और हमने अगर हिंदुत्व की बात कर दी तो हम गलत हो गए। ये कैसी इस देश के अंदर व्यथा है। बीजेपी का अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर क्या नजरिया? अरे हमारा नजरिया तो सबको लेके अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा। हमारी पार्टी ने तो अब एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। हम उसके खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उस मानसिकता के विरोधी है। हम आतंकवाद के विरोधी हैं। अरे हम तो रहीम के पुजारी हैं, जो रहीम कहता था कि धूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के काज, जही रज मुन पत्नी पदी तेई ढूंढो गजराज। लेकिन हम उनके विरोधी हैं जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, आपने इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने सिमी का नेटवर्क उज्जैन और उसके आसपास, जो 2000 के आसपास बहुत स्ट्रांगली डेवलप था, सफदर, नागौरी, ये सब ध्वस्त किया। आपके गृह मंत्री रहते हुए धर्मांतरण को लेकर और इसको लेकर विधेयक लाने की बात हुई, और कानून की जी लव जिहाद पर। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई झांगुर बाबा निकल आता है जो जिसके बारे में है कि बड़ी फंडिंग कर रहा है। अगर झांगुर बाबा जैसे लोग होंगे तो इनको तो सार्वजनिक करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि झांगुर बाबा अंदर ही अंदर जो समाज को खोखला करने के लिए विदेशी फंडिंग सिद्ध हो गई है। वो हाँ, जो चीज़ सारी चीज़ें आ चुकी हैं, रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, प्रमाण में आ चुकी हैं, ऐसे लोगों को तो शरद जी ये समाज के अंदर बिस्बेल की तरह है। इनको नष्ट करना ही जरूरी है। ये
अकेला लव जिहाद से विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति पे भी आघात करते हैं। बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की तरफ मैं आता हूं कि कई बार आपके लिए कहा जाता है कि आप हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं और आप चुनाव के मैनेजमेंट के काम से भी काफ़ी आप गहराई से जुड़े रहे और इन सारी चीज़ों को आपने पार्टी के टॉप जो रणनीतिकार हैं उनके साथ देखा। अनिल माधव दवे जी दिवंगत स्वर्गीय, उनके साथ भी आपने काम किया, जिनको हम सभी मानते हैं कि चुनाव के एक अद्भुत समझने वाले व्यक्तित्व थे और चुनाव को जिस बेहतर तरीके से वो समझते थे। अभी आप मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि क्या चुनाव का क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं? आप जाएं, अभी आपके चुनाव की तैयारियां फिर शुरू होंगी, निकाय के इलेक्शंस होंगे, पंचायत के इलेक्शंस होंगे। जी, चुनाव सर जी, जैसा आपने कहा कि जिम्मेदारी जब पार्टी देती है, चाहे वो ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी दी हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दी हो मेरे को, चाहे दिल्ली की जिम्मेदारी दी हो, हम उसको जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं जी, पूरी लगन के साथ में लगते हैं। अब जहाँ तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैंने जैसा पूर्व में कहा, मैं उसको फिर स्मरण कराता हूँ कि नीचे कांग्रेस है नहीं और ये नीचे के चुनाव हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास में असंख्य कार्यकर्ता हैं और सब जब लगेंगे टीम भावना से तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ। जी, एक और सवाल, जो चुनाव की तैयारी तो आपकी 2028 की होगी ही। अभी जब आप पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर के नाते जाते हैं, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं और बात से बड़ी ईमानदारी से उत्तर चाहूँगा, क्योंकि एक राजनेता की योग्यता चुनाव की जीत हार से तय नहीं होती। उसका निर्माण जनता की मदद से और जनता के प्रेम से बरसों में होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है समाज का, संसार का, कि हम जीत और हार के पैमाने में बहुत उलझ जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की दृष्टि इस समय क्या देख रही है? दतिया में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी वही प्रेम, वही स्नेह है या कुछ बदला हुआ भी है, जिसको भले ही आप यहाँ व्यक्त ना करें, संकेत कर सकते हैं आप? नहीं, मेरे को स्वीकारने में सर जी, मैंने तब भी कोई बुनी मानी थी। मैंने कभी किसी पे हार का दोष नहीं दिया। नहीं, कभी नहीं। मैंने माना कि मेरी स्वयं की गलती। बिल्कुल, आपने ये बात कही जी। मैं मानता हूँ मेरी गलती और मुझे अपने अंदर सुधार करना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता भी है कि जीवन भर मनुष्य को सुधारवादी रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए, विद्यार्थी भी रहना चाहिए। विद्वानों ने भी ऐसा ही कहा है और इसलिए मैंने स्वयं की समीक्षा की। अपने कार्य में, व्यवहार में मैं परिवर्तन लाऊंगा, मैंने संकल्प लिया हुआ है और बदल के दतिया की जनता की सेवा और ताकत से करेंगे, प्रदेश की सेवा और ताकत से करेंगे, पार्टी की सेवा और ताकत से करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए तो शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, एक सुझाव जैसा ही प्रश्न है, आप इसको जिस रूप में देखें, आप जैसे राजनेता जिनके भीतर अभी राजनीति बहुत सघन रूप से उपस्थित है, उम्र की मैं बात कर लूँ, सक्रियता की बात कर लूँ, बुद्धि की बात कर लूँ, योग्यता की बात कर लूँ, पार्टी मंच पर क्या ऐसे कुछ प्रावधान नहीं होने चाहिए? मैं सारी पार्टीज के लिए ये बात कह रहा हूँ, कोई भी हो। आज अरुण यादव जी के लिए भी ये सच है, कांग्रेस में है वो, अजय सिंह जी के लिए भी सच है। लेकिन एक व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण पद से थोड़ा सा अलग होता है या छिटक जाता है उससे, तो पार्टी में भी कहीं एक अंतर देखने को मिलता है। क्या ऐसे नेताओं को, जिनका कद बहुत बड़ा है, जिनकी योग्यता बड़ी है, उनको बिल्कुल उसी ट्रीटमेंट के साथ रखना चाहिए, हर रैली में वो नजर आए? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कहीं नहीं, यहाँ तो सभी को यथास्थित सम्मान मिलता है। जी जी। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है। आपको कहीं पूरे इतना एपिसोड, इतने सारे 71 जिलों का कांग्रेस का हो गया, अरुण यादव सुनाई नहीं दिए होंगे, दिखाई नहीं दिए होंगे, अजय सिंह एकदम पर्दे से तो बाहर होंगे। जो भी यहाँ पर केंद्र में आता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है या नेता प्रतिपक्ष बनता है, बाकी को वो फिर जिलों तक सीमित करने की कोशिश में लग जाता है। अरुण यादव जी होंगे तो वो वहीं बोलेंगे और अजय सिंह जी होंगे तो वो रीवा सीधी में ही बोलेंगे, दिग्विजय सिंह है तो भाई गुना के जिला अध्यक्ष बन जाओ, गुना जिले तक हो जाओ, आप अपने बेटे को जिला अध्यक्ष बना दो। उनने सबको छत्रप बना दिया, छोटे छोटे छत्रप बनते चले जाओ। भाजपा में ऐसा नहीं जी।
यहाँ तो कोर ग्रुप अलग से बना हुआ है, वो साथ बैठते ही हैं सभी वरिष्ठ जन, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और सभी लोग बैठ के हर विषय में चर्चा करते हैं। कोई गहन विषय आ जाए तो बीच में 2-2, 3-3 बार भी बैठना हो जाता है। और मान लो किसी कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं तो लिंक पर जुड़ते हैं। मान लो लिंक पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी सीधे स्वयं बात करेंगे उस पूरी यूनिट से, अच्छी बात है, पूरी यूनिट से सीधी बात करेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आएंगे। ये पार्टी की परंपरा ही है। आप मंच भी देखते होंगे, जब बड़ी मंच लगती है तो ऐसा कोई व्यक्ति वरिष्ठ जन होगा ही नहीं जो मंच पे न होगा। आपने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी बने, आप बिल्कुल जो भी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व तक के थे, विक्रम वर्मा जी तक सारे थे, हाँ। एक भी ऐसा नहीं होगा जो सत्यनारायण जटिया जी से सब, लेकर, हाँ, सारे लोग, सब में वर्मा जी तक गया आपको ले। बिल्कुल विक्रम वर्मा जी, हाँ, वो भी मंच पर थे। मतलब जितने थे जो अभी वर्तमान में हैं, जो नहीं रहे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, सब थे और सब नेतागण हमारे थे, एक भी ऐसा नेतागण नहीं था। अभी थोड़ा सा वक्त आपको मिलता होगा पहले की बरसों की मसरूफियत के बाद, तो कैसे अध्ययन में बिताते हैं वो समय? थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत अध्ययन भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ। और प्रोजेक्ट मेरा एक है, मेरे बड़े भाई परिवार के लोग एक नवग्रह पीठ बनवा रहे हैं, तो वो डबरा के अंदर है जी, और उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 14 से 20 फरवरी में हम करने वाले हैं जी। जो मुहूर्त निकला है प्राण प्रतिष्ठा का 14 से 20 फरवरी में। तो वो थोड़ा उसमें भी लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अच्छी हो जाए। और मैं मानता हूं कि ये विश्व के अंदर न तो ऐसी मूर्तियां मिलेंगी आपको, न ऐसी मंदिर मिलेगा जिस तरह की वो मूर्तियां हमारी हैं। अष्टधातु की सभी मूर्ति हैं, सभी ग्रह परिवार के साथ हैं, मतलब पत्नियों के साथ हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगे विश्व में। और एक एक मूर्ति 15-15 कुंटल की है, इतनी विशाल का है वो मूर्तियां हैं। पूजनीय अलग है, दर्शनीय अलग है। तो मैं थोड़ा समय मिल जाता है तो वहाँ भी देता हूँ। हाँ, किसको बुला रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए? मेरी अभी शंकराचार्य जी से बात हुई है, मैं कोशिश करूँगा माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी से बात करूं अगर समय मिल जाता है मुझे तो। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो भी भेंट का समय दे देंगे तब मैं, अभी 6 महीने काफ़ी हैं उसमें, 6 महीने हैं अभी, तो मैं इनको भी आमंत्रण पत्र देने जरूर जाऊंगा। आखिरी सवाल कर रहा हूं डॉक्टर साहब, चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं कि 2028 में आप फिर डटें और यही जो गीता का संदेश है और यही अटल जी कहते थे कि न जीत से न हार से किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी क्या सही, हार में क्या जीत क्या में जीत किंचित में, नहीं हाँ। भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पीछे हटूंगा, ये कृष्ण से ने कहा अर्जुन से कि लड़ना है। ये जो मेरी शुभकामनाएं हैं कि में आप आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा कितने अलग होंगे अब तक के नरोत्तम मिश्रा से? नए नए अनुभव के साथ मिलूंगा और ज़्यादा विनम्र मिलूंगा आपको और मृदुभाषी मिलूंगा। जी जी, बिल्कुल सेवा के भाव से काम करना है। निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और ताकत से विकास करना है। डॉक्टर साहब मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आप बिना लाग लपेट के उन सवालों पर जो चुभते हुए प्रतीत होते हैं आप उनको सहज रूप से ग्रहण करते हैं और जो बातें आपने कही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास पर्सनैलिटी से मुलाकात आपकी कराएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।